जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज संडे है और उम्मीद ये करता हूँ कि दीपावली का जो त्यौहार है, गोवर्धन का है, भाई दूज का त्यौहार है, उन सब से आप बिल्कुल निवृत्त होंगे और बिल्कुल हंसी खुशी के साथ हैं, आपने वो त्यौहार मना लिया, सेलिब्रेट कर लिया। दोस्तों, आज पेज पर मैंने एक खबर डाली थी कि आज 2 बजे हम एक भ्रष्टाचार को लेकर के एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और बिल्कुल आज जिस तरीके से आप कैमरे में देख रहे हैं, एक बहुत मोटी फाइल है सर। और मेरे ख्याल से ये फाइल जो है ना, ये बहुत सारे भ्रष्टाचार जो हैं और जो काले कारनामे हैं उनको कैद करने वाली ये फाइल है। सारे काले कारनामे जो हैं वो इस फाइल में कैद हैं। किससे जुड़े हुए ये कारनामे हैं, क्या ऐसा भ्रष्टाचार है, क्या वो मामला है, इन चीज़ों का आज मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ। दरअसल जब यूपीए सरकार थी तो 2005 में हो हल्ला करके और एक नया कानून पारित किया गया था, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। जब ये कानून पास किया गया था तो इतनी तेज़ी से इसको प्रमोट किया गया था कि लोगों ने वाकई में इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। विभागों में पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई एक ऐसा हथौड़ा है सर कि आप आरटीआई लगाएं और भ्रष्टाचार की पोल खोलें। विभागों की जो अंदर की गंदगी है ना, उसको साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है आरटीआई। शुरुआत के लगभग 5 से 7 साल तक आरटीआई का जो ये कानून है, इसने बहुत सारे भ्रष्टाचार की पोल भी खोली और डिपार्टमेंटल डर भी जो है अधिकारियों में और कर्मचारियों में हुआ कि पता नहीं कौन कहाँ आरटीआई लगा देगा और हमें कई चीज़ों का खुलासा करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आरटीआई जैसा कानून अब लगभग मृतप्राय है, सुस्त सा है। लेकिन अगर आप में मादा है, आप में जुनून है और आप कुछ करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अपने आसपास अगर आप ऐसा माहौल देखते हैं कि हाँ मेरे आसपास बहुत भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को मुझे रोकना है, तो आपको आरटीआई का सहारा लेना चाहिए। आरटीआई के खुलासे ने एक ऐसे बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोली है जो मैं अभी आपको लाइव बहुत कुछ विथ सबूत पूरे एविडेंस के साथ में आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सर। ये जो स्टोरी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये बहुत लोगों के पेट में दर्द भी करेगी और ये बहुत लोगों को जागरूक भी करेगी। ये मेरा दावा है बिल्कुल कि ये जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ और ये जो भ्रष्टाचार की जीती जागती पोल आज हम खोलने वाले हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए रामबाण का भी काम करेगी और ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी देगी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं। क्या आप देखिए, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि भ्रष्टाचार रूपी ये जो बट वृक्ष है ना, ये लगातार फलता फूलता रहा है। आप चाहे एसी भी लगा दो, चाहे आरटीआई लगा दो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जब तक अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ में नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग सकती है। एसी भी लगातार अपने काम कर रही है, बिल्कुल रोज़ाना हम भी बताते हैं कि साहब रिश्वतखोरों के खिलाफ ये काम किया, वो काम किया, लेकिन एसी भी उन बड़े खुलासों पर या उन बड़े भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है जिनका खुलासा मैं आज आपके सामने करने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, ग्राम पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचार है ना, उसको लेकर तो पता नहीं क्यों आम जनता ने भी अपने आँख और कान बंद कर रखे हैं। बिल्कुल आँख और कान बंद कर रखे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ग्रामीण जनता सुविधाएं तो सब चाहती है ना, योजनाओं का लाभ तो लेना चाहती है, मगर कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो इस मामले को लेकर के जागरूक हैं कि हमारा सरपंच कौन कौन से काम करवा रहा है, कौन कौन से नहीं करवा रहा है, और इतने कैसे काम हैं जिनको उसने नहीं करवाया, उसके बावजूद उसने पैसा बना लिया, पैसा बटोर लिया, अपनी तिजोरी भर ली, अपना पेट भर लिया। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं सर जिनमें सरपंच काम नहीं कर रहे हैं। मैं हर बार अपनी लाइफ में कई बार कह चुका हूँ ये बातें, लेकिन आम जनता को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। आम जनता से कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास योजनाएं नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सवाल करना ज़रूरी है अपने जनप्रतिनिधि से, भैया कितने पैसे आए, कौन कौन सा काम हमारे यहाँ हुआ है और कितने काम का आपने पैसा उठाया है। जो फाइल आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं ना मेरे सामने, आप लोगों के सामने, ये फाइल बहुत मोटी है सर। इसके पन्नों को आप देख लीजिए। और जिन्होंने मुझे ये फाइल अवेलेबल करवाई है उनका कहना है कि साहब इसमें टोटल 483 पन्ने, ठीक है, संविधान की धारा और अनुच्छेद को अगर हम मिलाएं ना, उतने इसमें पन्ने हैं और ये भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाली फाइल है। और ये मामला कहाँ का है,
क्या भ्रष्टाचार था, क्या कार्रवाई हुई। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बिना प्रशासन की मिली भगत के कोई भी जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। चाहे वो सचिव हो, चाहे कोई बड़ा आला अधिकारी हो, या कोई जांच करने वाले अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, बिना मिली भगत के कोई भी जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, पैसा नहीं डकार सकता। यानी नीचे से ऊपर तक सबकी गोटियां फिट रहती हैं, नीचे से ऊपर तक सबकी मिली भगत रहती है, और उसी के आधार पर ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये फलता फूलता है साहब। यही हो रहा है और यही मैं आज आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। जितने लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राम पंचायतों में क्या धांधली चल रही है, ग्राम पंचायतों में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, ये आपको मैं पूरी तरीके से बताऊँगा। और दूसरी बात एक और बता दूँ मैं आपको अच्छी तरीके से कि आरटीआई आज भी जिंदा है, आरटीआई कानून आज भी लागू है, बशर्ते आप उसका सदुपयोग करें। आप अपने अधिकारियों के या अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जानकारी अगर चाहते हैं, किसी डिपार्टमेंटल चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, विभागीय जानकारी चाहते हैं, तो आप आरटीआई लगाइए। जवाब नहीं मिलता तब तक आपको पीछा करना पड़ेगा, पीछा ना छोड़ें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये अब मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ कि ये मामला है क्या, किस व्यक्ति ने ये आरटीआई लगाई है, क्यों लगाई है, क्या ज़रूरत महसूस हुई और क्या निकल करके सामने आया। यानी वो सारी चीज़ें जो अब आपके सामने तथ्यात्मक रूप से मैं रखने वाला हूँ। चलिए अब वो खुलासा मैं करता हूँ और उन दो मेहमानों को मैं आमंत्रित करूँगा जिन्होंने इस फाइल को इतना मोटा किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस फाइल को मोटा करने के पीछे ये था कि उनकी ग्राम पंचायत का सरपंच पता नहीं कितने भ्रष्टाचार में लिप्त था और उसने अब तक कितना पैसा उठा लिया, जबकि वो काम धरातल पर हुए ही नहीं। सबसे बड़ी अफसोस की बात देखिए आप कि जो पैसा उठाया गया है ना, जिन कामों को उसने दर्शाया गया है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, अपनी वर्क बुक में, वो काम तो धरातल पर हुए ही नहीं है, वो काम किए ही नहीं गए। और आरटीआई लगाने के बाद में, ऑडिट रिपोर्ट लेने के बाद में इन चीज़ों का खुलासा हुआ है। मगर कहानी क्या, वही ढाक के तीन पात कि अभी तक सिर्फ जांचें चल रही हैं, कमेटियां बना दी जाती हैं और जिसने शिकायत करी वो खुद अब अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। उसको ना पुलिस प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है, उसे धमकियां मिल रही हैं। तो फिर क्यों बनाए आपने ऐसे कानून जब आप लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या फ़ायदा ऐसे कानूनों का जब इनका खुलासा होने के बावजूद भी आप आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? आइए इन सारी चीज़ों का हम खुलासा करेंगे और उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मेरे साथ हैं सीताराम जी। सीताराम जी आइए और बैठिए, मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। नमस्कार सभी दर्शकों को, जी न्यूज़ पोर्टल के गुड आफ्टरनून। नमस्कार साथ। सीताराम भैया पहले तो ये बताओ कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम पंचायत फुलवाड़ा, पेपट और तहसील वजीरपुर, पंचायत समिति गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान का निवासी हूँ। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए करते क्या हैं आप? एक्चुअली मैंने IIT VHU से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी बीटेक 2017 में। और मेरा जो मेन जो इंटरेस्ट है और वर्क एरिया है वो मेरा RTI और सोशल एक्टिविस्ट और सोशल सर्विसेज में है। तो जो करप्शन है उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना और गांव के लेवल पर, क्योंकि जब तक हमारे गांव, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गाँवों में हमारी आत्मा बसती है हमारे देश की, तो जब तक हमारे गाँव नहीं सुधरेंगे तब तक मेरा मानना है कि कोई भी विकास संभव नहीं है। और अगर हम गाँव के लेवल पे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर मंत्री, विधायक या जो भी और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ है, आपने ये जो काम किया और ये जो फाइल है इसकी जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ, इतनी मोटी फाइल आपने बना दी, ये आया क्यों आपके दिमाग में? और फिर एक आजकल हमारे यहाँ एक चलन और एक शब्द चलता है, मैं ही क्यों, मुझे क्या लेना देना। यस है ना, एग्जैक्टली। ये जो थॉट है ना, ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की मेन जड़ है। मैं क्यों करूं, मुझे क्या लेना देना। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लेना देना, आपने ही क्यों किया? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जब एक्चुअली मैं कॉलेज में पढ़ता था तो जब मैं गांव आता था तो स्कूल में जाके मैं कभी कभार क्लास लेता था बच्चों की, तो वहाँ मुझे काफ़ी चीज़ों की कमी महसूस हुई। और जब इस रिगार्डिंग हमारी जो टीम थी उन्होंने सरपंच से बात की, या फिर जो हमने देखा जो जैसे कि हम जो होता है कि कलेक्शन करके गाँवों में जनरली विकास के कार्य करवाते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो थोड़े जो भामाशाह होते हैं, लेकिन फिर एक चीज़ दिमाग में आई कि कब तक हम इनसे कलेक्शन करके गाँव का विकास जिस लेवल का हम चाहते हैं उस लेवल का करवा पाएंगे या नहीं। क्योंकि जो टैक्स तो हम दे रहे हैं, चाहे टैक्स गवर्नमेंट सर्वेंट तो दे ही रहा है, लेकिन हम भी रोज कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और वही टैक्स का पैसा रिटर्न होकर ग्राम पंचायत या जो भी अपनी जिला परिषद सब विकास के कार्यों में लगता है। तो उसी पैसे को क्यों नहीं सही यूटिलाइज कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, जो हमारा RTI अधिनियम 2005 में आया था, तो क्यों ना उसके इस्तेमाल से हम इस चीज़ का पता किया जाए कहाँ कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ताकि अगर कहीं गलत जगह पर जा रहा है हमारा पैसा,
अगर जैसे हम कोई घर बनवाते हैं उसमें ख़राब क्वालिटी का सीमेंट होता है तो हम तुरंत उसकी आवाज़ उठा देते हैं, वो पर्सनल मुद्दा होता है। लेकिन सोशल मुद्दों को लेकर हम जब तक बात नहीं करेंगे तो तब तक कैसे विकास संभव है, और जब सबका विकास होगा तभी हमारा विकास होगा। अब इन्होंने आवाज़ उठाई अपनी ही ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ, और आवाज़ ये थी कि जब सामने चीज़ें निकल कर के आई कि साहब देखो इंटरलॉकिंग का काम भी गांव में करवा दिया हमने, जो है एनीकट का निर्माण भी करवा दिया, और मनरेगा का काम, मनरेगा वो दुधारू गाय है साहब जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी है ना, इनके भी पेट भरे जा रहे हैं। पहले इसमें जब इतना भ्रष्टाचार था उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया गया, अब इसको डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान की खासियत यह है कि हम गलियाँ ज़रूर निकाल लेते हैं, जुगाड़ ज़रूर निकाल लेते हैं, और सब सेटिंग कर आ करके, और मनरेगा में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है ना, वो कहीं ना कहीं इन सारे भ्रष्टाचारों की बहुत बड़ी जनक है। क्या कुछ दिमाग में आया कि सबसे पहले यही काम किया जाए तो सबसे मनरेगा को लेकर के? एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो जो ज़रूरी था वो दस्तावेजों का एविडेंसों का होना जरूरी था, ताकि पता चल सके कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कहाँ पे हुआ है, क्योंकि बिना एविडेंस के हम कहीं भी जाएंगे शिकायत भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो RTI कानून हमको दिया है, तो उस RTI के तहत मैंने विभिन्न विभागों में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगभग 40 से 50 RTI दायर की, अलग अलग 40 से 50 अलग अलग RTI दायर की है इन्होंने, और अलग अलग डिपार्टमेंटों में, ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमें मिल जाए। तो अगर मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर वो कोई भी अपनी ग्राम पंचायत में RTI लगाना चाहता है तो 3 दस्तावेज मेन होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एक ऑडिट फाइल। तो ऑडिट फाइल में क्या है, समरी आ जाती है पूरी कि कितना पैसा किस कार्य के लिए उठाया गया है और क्या मटेरियल उस कार्य के लिए यूज किए हैं और उस मटेरियल को कितने रुपए में खरीदा गया है। मतलब ये है ग्राम पंचायत में अगर कोई काम हुआ है उसकी पूरी अगर आपको जानकारी देनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑडिट होना जरूरी है। कौन सा काम, क्या उसकी डेट, कितनी राशि उसके लिए आई है मद में, और किन किन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो किया गया है। ठीक है। दूसरा, उससे फिर जो बिल वाउचर वगैरह लगाए नहीं, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। फिर सेकंड चीज़ जो होती है, जो टेक्निकल टर्म होता है कि भाई माप पुस्तिका, मेजरमेंट बुक का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो पैसा उठाता है सरपंच, तो जो कार्य पूर्ण हो जाता है तो JEN जो जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता होता है वो एक माप पुस्तिका भरता है कि भाई ये काम की इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इसमें आइटम डिटेल की इसमें इतनी PCC करवानी है, ये इंटरलॉकिंग क्वालिटी की ईंट यूज होंगी, ये 4 दीवारी में इतनी नींव खुदेगी, वो सारी आइटम्स की डिटेल लिखी जाती है और इसका इतना पैसा, वो सारी एस्टिमेशन उठा के पैसे की कैलकुलेशन की जाती है और उसी के आधार पर बिल वाउचर बन के पैसा ग्राम पंचायत को सैंक्शन होता है। तो उस दस्तावेज का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो जैसे रिकॉर्ड में इतना है, अब उसको हम ज़मीनी स्तर पे चेक कर सकते हैं कि भाई इसकी इतनी लंबाई जो दे रखी है कागज़ में, इतनी लंबाई का पैसा उठाया, इतनी लंबाई उस रोड की है या नहीं, क्या ये आइटम नंबर इसमें शो किया, वो आइटम नंबर ज़मीनी स्तर पे PCC हुई है या नहीं, या 2 फीट की नींव खोदी है वो है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें। और अगर आपको जहाँ डिफरेंस, जिस कार्य में जो डिफरेंस पाए जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार है, तो वो भ्रष्टाचार है और वो है भ्रष्टाचार है, वो है करप्शन। ठीक है ना। अब सीताराम भाई एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक पूछना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि ये तो अमूमन आजकल थ्योरी होगी हमारे यहाँ, अगर PWD सड़क बनाएगा वो आपको क्या लगता है वो सही मापतोल से बनाते हैं? नहीं बनाते, और सही पूरी जो क्वालिटी होती है जो कागजों में दे उस गुणवत्ता का उपयोग नहीं करते। लेकिन उसका जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण उसका ये कि सब हम लोग उस चीज़ों को देख के आंख बंद कर लेते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी मुझे क्या तुम्हें नेता बनना है क्या, मतलब नेता सब, अरे नेता नहीं बनना, लेकिन कम से कम हमारा जो पैसा है उसका हिसाब किताब, हमारा अधिकार है, तो वो तो हम आवाज़ उठाएंगे, राइट है और हमने चुना है उस व्यक्ति को इस काम के लिए, तो उसे हमें पूरा हिसाब लेने का अधिकार है। वो RTI का जो कॉन्सेप्ट था, हमारा पैसा, हमारा हिसाब, हमारा अधिकार, तो वही तो उसका कॉन्सेप्ट था, तो उसके थ्रू फिर माप पुस्तिका आ गई। और अब आते हैं मनरेगा पे कि मनरेगा में किस तरीके के करप्शन होते हैं, वो आम जनरली सब लोगों को पता है कि मनरेगा में होता है। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा इसको मतलब पारदर्शी बना दिया गया है, पारदर्शी बना दिया गया है। ऑनलाइन सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि किस जॉब कार्ड पे कितना पैसा मिला है, कितना नहीं मिला है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ तो कोई उठाता ही नहीं है, क्योंकि उसके पैसे वापस उगाई कर ले जाते हैं, सरपंच और सचिव द्वारा मिलकर पैसे वापस ले लिए जाते हैं मजदूरों से, और जो आवाज़ उठाता है, जो पैसे वापस नहीं देता, उसका अगली बार में स्टॉल में नाम नहीं लिखा जाता, या फिर जो मजदूर रहता है वो सोचता है कि चलो घर बैठे 500 रुपये तो आ रहे हैं, कम से कम नाम, कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल, आम जनता का भी कहीं ना कहीं 50% दोनों का रोल है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे और आंखें बंद नहीं करेंगे तो किस जनप्रतिनिधि की या किस प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत हो जाएगी कि वो उसके मतलब मनमानी करे। अच्छा, अब ये करते हैं अपन बात कि आपने RTI लगाई, RTI लगाने के बाद में आपने टोटल दस्तावेज जो है निकाल लिए।
कहाँ कितना काम हुआ है, ग्राम पंचायत के सरपंच ने क्या किया है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले को और तेज़ी से उजागर किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। धमकियां मिलने के बावजूद भी डराया धमकाया भी गया है, और भी कई ऐसी चीज़ें थी सर जो हम भी हमारे पेज पर लगातार डालते रहे। जी न्यूज़ पोर्टल ने भी इन खबरों को डाला है। जब जब टीम जांच करने वहाँ आई है ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में, वहाँ भी जब जब कोई कार्रवाई हुई है, जो वीडियो चले हैं, जो रिपोर्ट बनी है, वो हमने भी हमारे पेज पर डाली है। यानी कुल मिलाकर के जी न्यूज़ पोर्टल भी लगातार इन खबरों को दिखाता रहा है जो भ्रष्टाचार वहाँ पर पनपा है, और इन लोगों ने अपना जो भी हो सकता था वो प्रयास किया है। तो एक और मेरे साथ हैं शख्स, फतौली राम जी, आप आइए सर और ज्वाइन कीजिए मुझे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। साथियों, जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें लाइव देख रहे हैं, और भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो है इसको मीडिया में हाईलाइट करते रहे हैं। और अभी ज़रूरत है, जो सबसे ज़रूरत जो है वो मीडिया की है, क्योंकि जब तक मीडिया इसमें शामिल नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार तो उजागर तो कर देते हैं पब्लिक, लेकिन जो भ्रष्टाचार उजागर होता है उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद जो कार्रवाई होती है वो प्रशासन नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्रशासन इसमें खुद लिप्त होता है, प्रशासन का। हाँ बिल्कुल फतौली राम जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये मैं शुरू में भी कह चुका हूँ, किसी जनप्रतिनिधि की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने दम पर, अकेले के दम पर भ्रष्टाचार कर ले। यानी नीचे से ऊपर तक जो कड़ियाँ होती है ना, वो मिली भगत से ही होता है ये सारा खेल। आपने इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया, और धीरे धीरे इस फाइल को इतना बड़ा रूप आपने दे दिया। मुझे बताइए इसकी शुरुआत हुई कैसे, और क्या चीज़ें निकल करके सामने आई जो चौंकाने वाली थी? सर, इसकी शुरुआत तो देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति है ना, स्वतः अपने विवेक से, बहुत कम 100 में से 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो स्वतः अपने विवेक से किसी भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी दुनिया में जो गलत काम हुए हैं उनके खिलाफ आवाज़ कब उठती है? जब पर्सनल चोट आती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, रावण बहुत पहले से अत्याचार कर रहा था, लेकिन राम जी ने रावण को नहीं मारा। कब मारा? जब उनकी पत्नी को उठा के लेके गया था, है ना। तो एक्चुअली क्या है, छोटे मोटे हमारे ऊपर भी सरपंच या वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि थे, उनने हमारे ऊपर भी कुछ ऐसे काम किए। हमारे घर पे आने के बाद तोड़ फोड़ करना या ऊट पटांग हरकतें करना, फिर दादागिरी करना। तब हमको बार बार बोलता था, तुमको जो करना है वो कर लो, तुमको कितनी RTI लगानी है वो लगा लो। ये खुद सरपंच बोलता था हमारे साथ गलत करने के बाद। एक्चुअली क्या है, सरपंच आता था और हमारे साथ कुछ गलत हरकतें करता था। अब वो गलत हरकतें करने के बाद हम कई बार उसको इग्नोर कर देते थे, लेकिन इग्नोर करने के बाद भी वो बार बार हमें धमका भी देता है कि तुमको जो करना है कर लो, कितनी RTI लगानी है लगा लो। तो फिर हमने एक बार विचार किया कि नहीं यार, अब RTI लगानी चाहिए। जब कानून गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें पूरा आज़ादी दी है, बिल्कुल पूरा अधिकार दिया, तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कुछ RTI लगाई और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मांगे। तो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको पूरा इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा, फॉर शॉर्ट में लेके आता हूँ। तो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास में आ गए। उसमें ऑडिट फाइल थी, उसमें मेजरमेंट बुक थी, तो ये सब चीज़ें आ गई। तो मैंने देखा कि हमारे गाँव में काम तो बहुत सारे हुए हैं, कागज़ों में तो पैसा उठ भी चुका है, पैसा उठ चुका है। तो मैंने काम पूरा कागजों में हो भी गया और पैसा उठ भी गया और वो सरपंच के पास में आ भी गया, और धरातल पर कहानी और हाँ, अब ये कहना गलत होगा कि सरपंच के पास में आ गया या प्रशासन के पास में आ गया, किसके, क्योंकि ये एक कड़ी का काम नहीं है, अकेले सरपंच का काम नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो फाइल है, इसमें आप देखोगे तो इसमें जो ऑडिट फाइल है, वो ऑडिट फाइल भी क्लियर कट इंगित करती है कि बहुत आसानी से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, जिस तरीके से ऑडिट फाइल बता रही है। आप ये खुद देख सकते हैं, कोई भी मेरे साथ ले सकता है। मैंने इसकी कम 30-40 कॉपी करा रखी है, सब जो दी है, आगे मैं उसको बताऊँगा। तो इसमें क्या है, जो भ्रष्टाचार हुआ, फिर हमने क्या किया कि जो काम, जो लोकेशन कागजों में थे वो हमने देखे। तो हमने देखा कागजों में तो बहुत काम है, जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे, हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, फिर हमने क्या किया, लोकेशनों पे जाना शुरू किया। तो मैं गया, सबसे पहले एक हमारे जो मंदिर का है, उसको क्या बोलते हैं, चावल माता का मंदिर है। तो मंदिर के पीछे एनीकट निर्माण कार्य इसमें दिखाया गया। तो हमने वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई एनीकट ही नहीं था। अच्छा, और कुछ भी उठ गया, पूरा पैसा उठ गया, मिस्ट्रोल चल गई, सब कुछ हो गया। 8 से 10 लाख रुपए। उसके बाद स्कूल ग्राउंड में वृक्षारोपण कार्य, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग वगैरह का कोई काम, सड़क का। हाँ, अब इंटरलॉकिंग वगैरह का उसमें अलग बात है। एक बार अपन कच्चे कामों की बात करते हैं, तो ये कच्चे काम। उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ तलाई निर्माण कार्य थे। तो तलाई निर्माण कार्य जो मजदूर होता है तो उसमें चौकड़ी की जाती है, वहाँ पे JCB वगैरह का कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ पे JCB का यूज़ किया गया था।
अच्छा, जो काम मजदूरों को मनरेगा के तहत होना चाहिए था वो जेसीबी से करवा दिया गया, वो खाना पूर्ति करने के लिए। तो ऐसे अभी जैसे एक हमारे चारागाह के तरफ खाई फेंसिंग निर्माण कार्य एक होता है, वो खाई फेंसिंग निर्माण कार्य कहीं पे भी नहीं हुआ। एक्चुअली खाई फेंसिंग निर्माण कार्य क्या होता है, जो चारागाह की ज़मीन होती है उसके चारों तरफ एक खाई खोदी जाती है और उसकी मिट्टी जो होती है उसे फेंसिंग कर दी, यानी दीवार जैसी दौड़ कर दी जाती है, उसको खाई फेंसिंग करते बोलते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आ जाते हैं पक्के काम में। तो हमारे गाँव में बहुत सारे क्या बोलते हैं इंटरलॉकिंग कार्य हुए हैं पक्के काम में, और कुछ कागजों में हुए हैं, धरातल पे हुए हैं। हाँ, कागजों में भी हुए हैं और धरातल पे भी हुए हैं। जो धरातल पे हुए उनमें जो बहुत बड़ी गड़बड़ी है वो मैं बताता हूँ। जैसे एक इंटरलॉकिंग है और एक जो बाउंड्री वॉल कार्य। तो इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में क्या होता है, क्या दिखा रखा है आप इसमें देखेंगे तो इसमें बता रखा है कि जो ईंट है वो M30 ग्रेड की लगानी चाहिए। तो M30 ग्रेड तो हमारे यहाँ एरिया में बनती ही नहीं है, हमने उसको चेक भी करवाया RTI से ईंट मंगवा के। उसके बाद में इंटरलॉकिंग के नीचे जो इंटरलॉकिंग ईंट होती है वो लगाई जाती है, उसके नीचे के 40 mm की ग्रेड के साथ में 1/4 के अनुपात में PCC वर्क करवाया जाता है, ताकि यानी इंटरलॉकिंग से पहले 4 इंच की थिकनेस का जो सबसे ज़्यादा पैसा उसमें गबन किया जाता है। वेरी गुड। इंटरलॉकिंग ईंट का तो पैसा उतना नहीं होता, लेकिन अगर आप फाइल जब हमने इसको फाइल देखा तो जो सबसे ज़्यादा पैसा उठाया गया उसी मद में उठाया गया, किसमें, PCC वर्क में। और PCC वर्क वहाँ पे किसी भी रोड में नहीं है। तो क्या सीधी इंटरलॉकिंग की गई? हाँ, मिट्टी डाल के और सीधी इंटरलॉकिंग बिछा दी गई है। अच्छा, यही कारण होता है कि जो इंटरलॉकिंग होती है वो धंसती क्यों है, वो गड्ढे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो जो उसमें नीचे PCC नहीं होते तो वो अंदर चली जाती है और वहाँ पे वो अगर आप हमारे लाइव रिपोर्टिंग करिएगा गांव में आके तो आप देखेंगे वहाँ पे कहीं पे भी जो इंटरलॉक है वो सब गायब हो गई, इतने गड्ढे बन चुके हैं, वहाँ पे निकलना मुश्किल है, इतना कीचड़ हो रखा है ना। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा रोल होता है सरपंच का, बहुत बड़ा रोल होता है सचिव का, बहुत बड़ा रोल होता है JENS का। रिपोर्ट तो वही देते हैं। हाँ, अब देखिए ये चीज़ों की सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसकी शिकायतें करी ACB में, हमने शिकायतें करी जिला परिषद में, हमने शिकायतें करी कलेक्टर को, हमने शिकायतें करी PMO को, CMO को, CM पोर्टल पे ऑनलाइन जहाँ हम शिकायत कर सकते थे वहाँ हमने शिकायतें की। अब मज़े की बात ये होती है कि होता क्या है कि एक गड़बड़ हो जाती है डिपार्टमेंटों से भी। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले जांच करने ACB की टीम आ जाती है, 4 सदस्य टीम आती है, उसमें सर्किल इंस्पेक्टर साहब होते हैं और वो लोकेशन पे जाके देखते हैं चीज़ों को और वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं जिसमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं है, ये काम अधूरा है, ये काम है, इस तरीके का पूरा एक लेटर और पूरा पैसा रखना। आप भी इस चीज़ को नोट करते चला और शेयर भी करना प्लीज़। आज ऐसी चीज़ों का मैं खुलासा कर रहा हूँ जो आपके दिमाग को भी कहीं ना कहीं चकरा करके रख देगी। एक घंटी ज़रूर बजेगी दिमाग में कि यार कितना कुछ हो रहा है हमारे पीछे, हमारी पीठ के पीछे, और हमें पता नहीं चलता, हम गौर तक नहीं करते इन चीज़ों पर। और ACB की टीम आई, ACB की टीम ने मौका मुआयना किया और रिपोर्ट दी कि हाँ ऐसा हुआ ही नहीं है, जो काम है वो वाकई में वहाँ पर धरातल पर नहीं है। उसने रिपोर्ट दे भी दी ACB ने। आगे देखो, यहाँ पे ACB की जो टीम है उसने वाकई में सच्चाई के साथ में रिपोर्ट बनाई, ठीक है, उसने रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी। अभी यहाँ पे क्या होता है कि वो जो रिपोर्ट के आधार पे हम देखेंगे तो रिपोर्ट के आधार पे ACB को स्वतः केस दर्ज कर लेना चाहिए था, स्वसंज्ञान ले लेना चाहिए, स्वसंज्ञान में केस दर्ज करने। ये मामला, एक मिनट में रोकना चाहूँगा, ये मामला मैं फिर बता देता हूँ कहाँ का है, कौन सी ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत फुलवाड़ा, पेपट, तहसील वजीरपुर और पंचायत समिति गंगापुर। चलिए आगे बताइए। तो वहाँ पे वो जो रिपोर्ट, सच्चाई की रिपोर्ट बना के वो उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी उससे ACB जो है यहाँ पे अपने आगे की कार्रवाई जांच के लिए पल्ला झाड़ लेती है, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि आगे की जो जांच कार्रवाई है वो टेक्निकल सपोर्ट से की जा सकती है। तो टेक्निकल सपोर्ट लेने के बजाय ACB अपने जो जाँच रिपोर्ट है उसको होम डिपार्टमेंट को भेज देती है, कलेक्टर को और जिला परिषद को। तो अब होता क्या है कि उधर हमने ऑनलाइन शिकायतें भी की हुई थी, तो जो ACB की जो जांच रिपोर्ट है उनके पास पहुंचती उससे पहले एक जांच कमेटी यहाँ पे आ जाती है जांच करने के, जिला परिषद की, देवेंद्र कुमार शर्मा जी की। ठीक है। अब जो देवेंद्र कुमार जो आते हैं वो जब जांच करते हैं वहाँ पे जाके लोकेशन पे, तो उनका एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको भी आपने शायद शेयर किया हुआ है उसे। तो उस वीडियो में वो क्लियर बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये बताइए कहाँ पे है, वो क्या बोलते हैं, एनीकट है और वो है ही नहीं यहाँ पे, वो खुद बोल रहा है ही नहीं, ग्रामीण भी है। ये जांच होती है 10 तारीख को, और वो क्या करता है कि जब वापस जाता है तो वहाँ पे जो रिपोर्ट पेश करता है उसमें लिखता है कि ये शिकायत ही झूठी है, ये सारे काम सच्चाई
पे हैं। मतलब ये देखो आप कितना जल्दी मन बदल गया हमारे अधिकारी का, है ना। यहाँ जब गए तब धरातल पर कहानी कुछ और थी, यहाँ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ गड़बड़ है, और यहाँ से जाने के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट ये दी है उन्होंने कि यहाँ कुछ भी भ्रष्टाचार की ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। हाँ, ये रिपोर्ट देखो, इसमें एक मुझे थोड़ा सा जो शक है, संशय है, वो ये है कि वो जांच करने आया था 10 तारीख को और वो रिपोर्ट बनाता है 2 या 3 तारीख को। वो रिपोर्ट भी कब बनाता है, जब हम रिपोर्ट के लिए RTI लगा दबाव डालते हैं कुल मिलाकर के। जब हम दोबारा नहीं सवाल कराए, हमने सवाल करा कि भाई आप जांच करने आए, उसकी रिपोर्ट तो दो प्रूफ RTI से मांगी है। तो वो जो RTI से रिपोर्ट मांगी तो उसको 2 तारीख को बनाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट है सर, जब वो 15 दिन के गैप के बाद रिपोर्ट बना रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो जालमेल है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा यहाँ हमें ये पता चला है कि हमारे जो ग्राम पंचायत के जो कार्यों को करते हैं जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदार ने बहुत बड़े अमाउंट में, एक बल्क अमाउंट में 1 तारीख को बैंक से पैसा विड्रॉल किया था। ठीक है, और 2 तारीख को रिपोर्ट बन गई। तो कहीं ना कहीं कुछ चक्कर है। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, मगर ये संयोग कमबख्त ऐसे टाइम पे क्यों होते हैं, ये भी सोचने का विषय जरूर है। आगे अब लेकिन ये केवल 2 लाइन की रिपोर्ट बना के भाई ये शिकायत झूठी है और सारे काम जमीनी स्तर पे हुए हैं, और ये रिपोर्ट बना के वो अपने जयपुर में कमिश्नरेट में भेज देता है। ठीक है, लेकिन मनरेगा के विभाग में लेकिन हम काउंटर पे वहाँ पे जाके देखते हैं तो हम मनरेगा के जो कमिश्नर उसको बोलते साहब ACG ने ये रिपोर्ट बनाई है और आपके अधिकारी ने ये रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट विपरीत है, और ये सारे दस्तावेज हमारे पास है। तो वो कमिश्नर आग बबूला हो जाता है, बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा है। तो वो अपने स्वतः संज्ञान पे एक लेटर वापस जिला परिषद को भेजता है, स्वयं अपनी टीम गठित करके। ठीक है, उसमें टीम गठित करता है एक्शन साहब की और जिला परिषद के एक्शन की, जो बहुत बड़े अधिकारी अपने अकाउंट ऑफिसर की। वो स्वतः फिर जाओ और जांच करो उसकी। नहीं, जांच उसमें बोलता है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करो। बिल्कुल, तथ्यात्मक रिपोर्ट का मतलब है उसको तथ्य देने पड़ेंगे, हर एक काम के तथ्य के साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या जो भी है वो देना पड़ेगा। तो संयोग देखिए कि जो तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए है, दोनों अधिकारी जांच करने आते हैं हमारे ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में। तो ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में जब वो क्या बोलते हैं अटल सेवा केंद्र पे आके पहुंचते हैं तो हमको भी जो शिकायत करता है उनको भी बुलाया जाता है, और वहाँ पर सरपंच के जो सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच तो स्वयं नहीं थी एक्चुअली, हमारे यहाँ पे सरपंच लेडीज है उर्मिला देवी। अच्छा, 2 बार से ही वही है? हाँ, दूसरी बार पहले भी वही थी। हाँ, दूसरी बारी वही है। तो वही है। तो वो सरपंच तो नहीं थी, लेकिन सरपंच, कथित सरपंच जिनको बोलते हैं, या कथित सरपंच बोल दीजिए या उनके प्रतिनिधि बोल दीजिए, जो भी आप बोलना चाहे उनको बोल दीजिए। वो और उनके बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो वहाँ पे पहले से ही थे। तो हम जब उनके पास में गए तो अधिकारियों ने बोला हमको कि भैया आप बताइए, तो हमने उनको ये चीज़ें बताई और उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला तो जांच करने के लिए वो रेडी, जब जांच लोकेशन पर कर गए तो वहाँ पे सरपंच, कथित सरपंच ने हंगामा खड़ा कर दिया और जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। जांच एग्जैक्टली जांच को प्रभावित करने के लिए, यहाँ तक कि वो लठ लेके, डंडे लेके और चारों तरफ घूरे, बोला कौन है जांच करने जाएगा। और इसमें इतना ज़्यादा हंगामा कर दिया कि जो जांच अधिकारी आए उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा मामला बढ़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अंदर से उनको बाहर करके, जो सरपंच प्रतिनिधि थे जो अपने आप को डंडा लेके और जो हथियार दिखा रहे थे, उसकी भी वीडियो आपने डाली सी है, वीडियो और भी अभी मैं उसकी वीडियो भी आपको दोबारा से शेयर कर दूंगा, आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो वीडियो देख सकते हैं उसमें वो किस तरीके से धमकाते हैं। तो इसको देखते अधिकारी उनको बाहर निकाल के और अंदर से लॉक करवा देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और अंदर हमको रख लेते हैं और हमारे साथ भी वो रहते हैं। और फिर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है, फिर हम उनको बोलते हैं भैया आप क्या करना है। तो अधिकारी जो बोलते हैं कि हम अब ये क्या है कि मामला ये है, जांच करने जाएंगे तो मामला गंभीर लग रहा है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए हम अपने हिसाब से दोबारा जांच करेंगे। अभी पुलिस को जांच को पोस्टपोन करते हैं और पुलिस को निर्देशित करते हैं कि भाई इनको सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। तो हम लोगों को तो पुलिस हमको सुरक्षित घर पहुंचाती है। उसके बाद हम देखेंगे, आप वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे वो डंडे वंडे लेके घूम रहे थे। अब वो ये जांच नहीं होती है, यानी जांच को रोक दिया जाता है। हालांकि इसका इम्पैक्ट दिया जाता है कि मेरे को हमारे जो वजीरपुर SDM कार्यालय है वहाँ के जो अधिकारी है वो बोल रहे थे यार तुम्हारे यहाँ गांव में जांच करने आई टीम को सरपंच ने बंद कर दिया बाहर से। मतलब आप देखिए दबंगई, देखिए तो जो भी है ये एक वो है संयोग। अब वो टीम जो है वो जाँच करके अपनी चली जाती है वापस माधवपुर। और आज तक कोई रिपोर्ट
कोई रिपोर्ट नहीं बनी। अब रिपोर्ट नहीं बनी, लेकिन उन्होंने जवाब तलब, लेकिन उसके बाद में हमारे को एक लेटर आया 20 तारीख को, जो 20 तारीख को लेटर दिया, उसमें इन्होंने वहाँ से जो अधिकारी उन्होंने जवाब तलब किया बीडीओ को और सचिव को और जयन, हाँ गंगा अपना बीडीओ साहब को, सचिव को और जयन को जवाब तलब किया और उनसे बोला कि आप इन डॉक्यूमेंट्स की, यानी उसमें तकनीकी नामा, मेजरमेंट बुक, उसमें ऑडिट फाइल, बिल वाउचर, उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं। ये लेटर उन्होंने 20 तारीख को दिया, लेकिन 20 तारीख के लेटर के बाद इन्होंने कोई भी उनको जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उतने में हमारी लोकायुक्त की शिकायत भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जो आपने पहले कर रखी थी। हाँ, वो जिला परिषद में पहुँच जाती है, क्योंकि ये जो शिकायत है बहुत ऊपर लेवल में पहुंच चुकी है। तो वहाँ पे फिर से दबाव आता है। तो फिर वही जो टीम आई थी, वो टीम इसी लेटर को कोड करते हुए, लोकायुक्त को कोड करते हुए और जितनी भी जांच कमेटी उन सबको कोड करते हुए, इनको अर्जेंट, लेटर पे बाकायदा लिखा हुआ है अर्जेंट बेसिस। हाँ, मैंने देखा है, हाँ, उस पर अर्जेंट लिखा हुआ है। अर्जेंट बेसिस पे ये सारी की सारी जांच विद 7 डेज हमको ये प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन वो अभी तक यहाँ से प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो ये हो रहा है कि जांच को पूरी तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। जांच प्रभावित होना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जांच अभी वो लोकायुक्त में चल रही है और वहाँ से जवाब आएगा। अगर जांच, मुझे जहाँ तक हुआ कि प्रशासन, लोअर लेवल का प्रशासन, प्राथमिक लेवल का प्रशासन मिला हो सकता है, लेकिन उच्च अधिकारी जो होते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही उनको इतना पैसा देती है। अगर वो भी ये काम करने लगेंगे तो फिर जनता का विश्वास उठ जाएगा प्रशासन से। इसलिए प्रशासन पर पूरा भरोसा है और वो ज़रूर इस पर, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, 20 तारीख को लेटर आता है, केवल 7 दिन बाद, भाई जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया है तो 7 दिन बाद उन्होंने वापस से अर्जेंट रिमाइंडर भेजा है। नहीं तो कभी मैंने देखा नहीं इतना फास्ट और इतनी हार्ड लैंग्वेज को पढ़ोगे तो सख्त लहजे में उनको निर्देशित किया है, पाबंद किया है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो मेरे देखने में आया, मैंने इससे पहले भी कुछ शिकायतें देखी है, अगर नहीं करने में आया है तो इसमें सचिव है, जयन है, बीडीओ है या सरपंच है, ये निलंबित भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देंगे तो वो लापरवाही करेंगे, वो काम में बोले गए वो प्रोवाइड नहीं कराए गए, तो सारा उनका मसला है। इसके साथ हमने कलेक्टर को भी शिकायत की थी, तो जो कलेक्टर कार्यालय से जो कार्रवाई हुई, उन्होंने यहाँ जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी अपने लगे हुए हैं नवरत्न कोहली जी, उनको अगस्त में लेटर भेज दिया था कि इस मामले में जांच करके रिपोर्ट सौंपिए आप विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन जब उन्होंने हमको तारीख वगैरह पे बुलाया, लेटर भेजो, वो सारी चीज़ हमारे पास है। हम थोड़ी देर चाहो तो उनको दे दो। हम जब वहाँ पे गए उनके पास तो उन्होंने बोला ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। और उन्होंने अपना अगस्त में तहसीलदार और उन तहसीलदार पटवारी और उनकी 2-4 लोगों की टीम बना के अगस्त में उनसे रिपोर्ट मांगी, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक बन के नहीं आई ना, क्योंकि कभी वो जांच करने गई। मिला करके ये है, नीचे के लेवल पर तो आप उम्मीद करना ही छोड़ दो कि कुछ होगा। नीचे के लेवल पर कोई उम्मीद हमको लगती नहीं है कि नीचे के लेवल पर, क्योंकि चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, ये लोग कहीं ना कहीं जो है उसमें लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ ये ज़रूर है कि बड़े लेवल पर जो शिकायतें हुई हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ये लापरवाही कर रहे हैं। अभी तक वो ना जांच रिपोर्ट भेज रहे हैं, ना मांगे हुए दस्तावेज भेज रहे हैं, और कुल मिलाकर के इतना बड़े लेवल पे ये भ्रष्टाचार है। आप क्या मानते हैं कितने बड़े लेवल पर ये भ्रष्टाचार है? सर, भ्रष्टाचार जो है, मैंने इसका कैलकुलेशन अगर अमाउंट की बात करूँ तो हमारे ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग अगर जो 4 करोड़ 80-90 लाख का पैसा उठा है जो पिछले कार्यकाल का है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर मैं देखता हूँ तो शायद 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ होगा। 4 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा का जो काम है, बिलिंग है, पैसा है, वो उठ चुका है, जबकि धरातल पर 1 करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ है, दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है, जांच एसीबी ने जब की, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी है। अगर वहां जाकर के वास्तविकता से कोई देखेगा ना तो सच्चाई तो वही रहेगी, क्योंकि वो बदलने वाला तो है नहीं। इसमें मैं मीडिया से रिक्वेस्ट आऊँगा कि इसको मीडिया को आगे आना चाहिए और एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग मीडिया को करनी चाहिए। क्योंकि मीडिया जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा, खासतौर से मीडिया रिपोर्टिंग करता है शहरों में, लेकिन कभी ग्रामीण परिवेश में जाके ग्रामीण स्तर पर क्या हो रहा है वो। लेकिन एक समस्या और है सीताराम जी, और आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ग्रामीण क्षेत्र में, ये तो आप हैं जिन्होंने इतना जागरूक रह करके और पीछे पड़ करके ये दस्तावेज इकट्ठे कर लिए। आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतने जागरूक हैं और वो करते हैं इन चीज़ों को? नहीं करते। इसमें सर, मैं देखो, इसमें प्रॉब्लम बहुत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेरे साथ जो मिल रही है ना, मेरे साथ जो हुआ है मैं उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा इसमें। तो इसलिए लेकिन क्या, मीडिया जब जाएगा तो लोग जागरूक होंगे और अब हम भी जागृत करेंगे लोगों को। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा है कि जब मैंने ये चीज़ें शुरू की तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। हमारे परिवार के साथ में हमारे खेत नहीं जोतने दिए गए,
हमारे रास्ते रोके गए, हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, दे रहे हैं। और आपको मैंने कल का परसों का वीडियो भेजा है जहां पे हमको बांध के एक ट्रैक्टर से घसीटने किए जाने की बात की जा रही है। इन सब चीज़ों की शिकायत लिखित में, सब चीज़ों की शिकायत विद एविडेंस लिखित में हमने थाना अधिकारी को दी है वजीरपुर। लेकिन थाना अधिकारी जितना इसके साथ मिला हुआ है इस भ्रष्टाचार में, अब वो ये भ्रष्टाचार में मिला हुआ है या उसने कुछ और वो लेकर आया है, वो बिल्कुल भी इसमें इग्नोर कर रहा है, हर तरीके से इग्नोर कर रहा है। कोई हेल्प नहीं कर रहे हो आपकी? कोई नहीं कर रहा। उसके बाद हमने एसपी को भी दिया है, डीएसपी को। हाँ, इसमें मैं डीएसपी साहब की बहुत बड़ी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि हमने एसपी को भी दिया था, डीएसपी को भी दिया था हमने। हाँ, कालूराम जी, उन्हें पर्सनली मिले थे। जब उनसे मिले थे तो उन्होंने खुद ने बुलाकर अपने ऑफिस में कथित सरपंच और वो क्या बोलते हैं, कथित सरपंच और ठेकेदार को बहुत अच्छी तरीके से पाबंद किया था। थाना अधिकारी को भी बहुत तरीके से अड़काया। कार्रवाई कीजिए, आप इनको परेशान नहीं किया। अच्छा, आपके साथ भी तो कुछ मिसबिहेव किया था, आप बता रहे थे। जब आप उल्टा शिकायत करने गए तो आप ही को उठा करके अंदर कर दिया गया। हाँ, कल की घटना है। एक्चुअली परसों हमारे पड़ोसी जो उन्हीं के शागिर्द थे सरपंचों के, तो उनसे कुछ नॉर्मली कहासुनी हो गई थी, तो वो केस कराने गए थे। तो हम भी वहाँ पे रिपोर्ट देने, और हमारी सुरक्षा, क्योंकि लगातार हमको धमकियाँ मिल रही थी। सारी ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है। कल वो लठ वगैरह लेके आ गए, तो हमारे कार्यक्रम था मंदिर पर कन्या जमाने का, तो उन सब चीज़ों को देख तो हम भी FIR कराने गए। तो वहाँ पर जब हमने बोला FIR कराने को सारी चीज़ों की, तो जो थाना अधिकारी है उनका एक बिहेवियर सही नहीं था। तो हमने भी थोड़ा सख्त लहजे में बात की कि हम भी आम आदमी हैं और हमें भी अधिकार दिए। ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपको भी सरकार ने कुछ अधिकार दिए हैं, जो तो कुछ क्या नाम है, आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, और हमारे कुछ कर्तव्य तो संविधान ने हमको भी कुछ अधिकार दिए हैं। तो हम भी तो आवाज़ उठाएंगे, तो उसमें आप प्रशासन का सहयोग बहुत जरूरी है। तो उस चीज़ में उन्होंने 151 में शांति भंग के मामले मेरे को 2-4 घंटे के लिए रख लिया था अंदर, और थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि कल SDM कोर्ट बंद था, तो वहाँ से 151 में कुल मिला करके वो पाबंद किया था। अच्छा, दोनों को किया था सामने। अभी देखिए, अभी रिसेंटली लाइव चल रहा है, और लाइव में अभी सरपंच का फ़ोन आ रहा है मेरे फ़ोन पे, और हमारे घर पे वो पहुँच के वीडियो बना लो, घर पे पहुंच चुके हैं। अभी देखिए, आपके सामने कि जब हम लाइव कर रहे हैं, तो अभी ये बता रहे हैं कि सरपंच साहब जो हैं उसमें रखो, वो वहाँ पहुँच गए। ये हालत है। सबको साथ में आना होगा, संघर्ष करना होगा, आवाज़ को बुलंद करना होगा। प्रशासन से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, लोगों से भी मेरी अपील है कि आप सभी इस चीज़ में सहयोग कीजिए। और अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो कौन है जो इन चीज़ों पे क्या नाम है हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा? आपकी आवाज़ में। हाँ बोलो। हाँ आगो। मैं तो अभी बाहर हूँ, पहुँचा नहीं घर। नहीं, मैं तो आप आके क्या करोगे? नहीं तू करो, नहीं लड़ाई हुई कॉलेज में, तू कह जाऊँ? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, तू ही कह रहा लड़ाई करो। तू कल मारने की धमकी दे रहा था, मर्डर करने की धमकी। मैं तो दे रहा हूँ धमकी, तो बोले। हाँ, क्या दे रहे हो? धमकी दे ना तो। हाँ तो खाऊं बता। नहीं, बात धमकी दे जो काल दे रहे भाई, धमकी अब दे ने तो कराऊंगा अभी। तू कह तो बोल, खा रहा हूँ 8 घंटा में। हाँ तो क्या करोगे बात तो बताओ। 8 घंटा में कहीं तो 1 घंटा में जाओ, 2 घंटा में जाओ। बता दूं मैं, और रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ तो बहन है, जीजी है, जो भी है, आपको जी का कुछ करना है वो कर लो। तो तू आजा, तो क्या करोगे बात बता। घंटा में आई। हाँ तो तेरे को हिमायत है नहीं, बिना बोले जीजिए तू बिना लगा सी। हेलो, वो काट मत सुतरे। ये लाइव चलने दीजिए, ये लाइव चलने दीजिए। किस तरीके से भेड़ चुका दम भेड़ चुल रहा है केवल की। तो आप ये देख लीजिए। अब ये आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं मैं, और लाइव ही सुना रहा हूं सारी चीजें। आप देख लीजिए क्या मामला है, कौन सा इन लोगों ने गुनाह करा था, कौन सा इन्होंने पाप करा था, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से आज इनको धमकियां मिल रही हैं, इनको अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। संविधान ने इनको अधिकार दिया है, इन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया है। बजाय उस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आज इन लोगों को कहीं ना कहीं अपना जो है दामन बचाना पड़ रहा है सर। ये कंडीशन है। और लाइव में आप देख रहे हैं जिस तरह की वो गाली का अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और जिस तरह की धमकियां उनको दे रहे हैं कि आप 8 घंटे में घर पहुंचिए और मैं बताता हूं तुम्हें क्या कर सकता हूं। ये सरपंच हैं, ये सरपंच प्रतिनिधि हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये लाइव पर आपने देखा है।
अब आप बताइए, लोग भरोसा करें तो किस चीज़ पर करें? प्रशासन बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशासन इसमें संज्ञान ले, अभी इस हरकत में आए। अभी देखिए यहाँ पे लाइव में आप देख रहे हैं, लाइव में गाली हमने सामने देखा है सब, और हमारे साथ जितने दर्शक हैं जुड़े हुए हैं वो सब देख रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो अब इसमें क्या है कि SHO है, अब SHO को ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन SHO बिल्कुल ही उसके साथ में मिला हुआ है। SHO के क्वार्टर पर, SHO के रूम में ये जो कथित सरपंच है इस तरीके से जाता है जैसे अपनी बीवी के घर पे जाते हैं, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है। अब इसमें पुलिस प्रशासन को, SP साहब को या कलेक्टर साहब को या DSP साहब को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जैसे ही मैं गांव में पहुंचूंगा, घर पे पहुंचूंगा, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर पहले भी वो हमला करने की कोशिश कर नहीं, बिल्कुल। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप पहले तो अभी तुरंत ही डिप्टी साहब से मिलें, एक तो है ना, उनसे मुलाकात करें। नहीं, वो मिल जाएंगे, एक बार कॉल कर लेना आपको, वो जहाँ भी होंगे बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी ज़्यादातर भरोसा उन्हीं पे है कि वो बिल्कुल एक्शन लेते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। और दूसरी बात, रही बात मीडिया की, मीडिया पूरा जी जान से आपका साथ देगा, क्योंकि आपने कोई गुनाह या कोई पाप नहीं किया है, बल्कि एक भ्रष्टाचार, जीता जागता जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम हमेशा जरूरत भी नहीं है, मतलब जिस तरह के आप लोगों का मैंने वो देखा है ना कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि वो तुम्हें तलवार उठाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन आप अपनी कलम पर टिके रहना। तो वो सबसे जरूरी चीज़ है। कलम में जो ताकत, वो तलवार में भी वो ताकत नहीं है। एक्चुअली देखिए, ये क्या है, जो अभी जो चल रहा है जांच प्रक्रिया, जिस तरीके, जिस पिच पे अगर हम इसको खेल के हिसाब से देखा जाए, तो हम जिस पिच पे खेल रहे हैं, किसी भी तरीके से ये लोग उकसा कर हमें पिच बदलवाना चाह रहे हैं और उनकी पिच पे ले जाना चाह रहे हैं। जिस तरीके के वो लोग हैं उस तरीके का हमें बनाना चाह रहे हैं। तो बस अभी हम उस तरीके का तो नहीं बनना चाहते, क्योंकि बार बार मैं यही चीज़ कोट करता हूँ कि देखो, किसी भी तरीके लड़े हमारे को, क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक वो हमें केस बनेंगे नहीं ना, बनेंगे नहीं, फाल्ट में नहीं आओगे ना। हाँ, हम फाल्ट में नहीं है। अब हमें जाएंगे, अब हो सकता है मैं घर पे जाऊँगा तो मेरे को मार दे, ये कर दे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अभी बिल्कुल, जब तक कोशिश होगी मैं लड़ता रहूँ, कलम की ताकत पर भरोसा रहेगा और मैं लड़ता रहूँगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और कलम की ताकत पर भरोसा भी रखें। और दूसरी बात, अगर सब लोग ये सोच लें ना कि भ्रष्टाचार को हमें जड़ से मिटाना है, चाहे उसके लिए हम सबको एक, कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं सर जिन पर दबंगों ने या तो सड़कों पर कब्जा कर रखा है, मुख्य रास्तों पर कब्जा कर रखा है, चारागाह की भूमियों पर कब्जा कर रखा है, भूमाफिया पनपते जा रहे हैं और लोग हाथ पर हाथ रख करके खामोशी से बैठे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो शरीफ हैं, वो गाँवों से पलायन करने लगे हैं सर, लोग गांव छोड़ने लगे हैं। आपको पता है क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि गांव में उनको अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस होने लगा है। दबंगों का धन बल और बाहुबल जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मुझे अपना जीवन यापन करना है तो मुझे अब इनसे दूर रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक जगह छोड़ करके हम जा सकते हैं, मगर ये दुनिया छोड़ करके कहाँ जाएँ? रहना पड़ेगा, अपनों के बीच में रहना पड़ेगा, लेकिन मजबूती के साथ रहना पड़ेगा, भरोसे के साथ में रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और प्रशासन में भी मैं आपको बता दूं, सारे लोग बुरे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल, सारे लोग बुरे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, वरना कुछ लोग अच्छे भी हैं। हाँ, तो अभी देखो दोस्तों, मैं मीडिया वाले भाइयों से भी और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि ये जो अभी लाइव में जिस तरीके से गाली गलौज की जा रही है, लाइव में जिस तरीके से धमकियाँ दी जा रही है, इसमें आप मुखर होकर आवाज़ उठाएं। और मीडिया वालों से सबसे ज़्यादा, मीडिया इसको प्रशासन के सामने अच्छे तरीके से उठाए और ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाए और हाई मीडिया पर लेके जाएँ, तब जाके ये भ्रष्टाचार की जो कंप्लीट काम है, वो जो शिकायत है उसका, जब तक हम शिकायतें करते हैं, लेकिन जब शिकायतों पे जब तक एक्शन नहीं होगी तब तक ये बंद नहीं होगा। इसलिए इस शिकायतों को आप शिकायतें करते हैं तो शिकायतों को कार्रवाई तक पहुंचा के अंजाम दें। जब अंजाम पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली हम नहीं, बहुत कुछ लगाम लगेगी भ्रष्टाचार पर। और मैं थैंक यू दोस्तों, बाकी मैं प्रोसीड करूँगा। जो मैं मेन चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने लाइव पे देखा कि किस तरीके से लगातार धमकियाँ, गाली गलौज, जान से मारने के लिए, और काफ़ी बार हमने वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने हमला करने की, जानलेवा हमला करने की कोशिश किया। तो उसके लिए तो मैं पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
क्योंकि जो असली ताकत होती है वो लोगों में होती है, ना कि प्रशासन में, ना बिल्कुल, जनता की असली ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जनता की होती है और कलम की होती है। आप अगर लिखेंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को, इस मुद्दे को उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो एक हमारी आवाज़ सबकी बुलंद होगी और प्रशासन हरकत में, प्रशासन को आना पड़ेगा, मजबूरन आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आना चाहते तो भी इसे मजबूरन आना पड़ेगा और प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना होगा। हमारी सुरक्षा के लिए भी कठोर और उनके खिलाफ कठोर ठोस कानूनी कार्रवाई करनी होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे थे कि हर गाँव में चीज़ें क्यों नहीं करते कोई, मैं उस चीज़ का एक जवाब देना चाहूँगा। जनरली होता है क्या है कि आवाज़ जब हमने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली, कितना हमने RTI लगाया वगैरह, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए जो इस चीज़ को लेके बहुत उत्सुक थे कि हम भी हमारी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप हमें बताइए क्या स्टेप है, कैसे क्या करना है और वो सारी चीज़। तो उस चीज़ के लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था, मिशन जागरूक इंडिया फाउंडेशन, उसमें मैं आगे प्रोसीड करूँगा, वीडियो वगैरह बनाया करूँगा कहाँ RTI लगानी, कहाँ से क्या। लेकिन लोग डरते क्यों? लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं कि पहली चीज़ तो उन्हें स्टेप पता नहीं है कहाँ कैसे क्या करना है। चलो प्रॉपर वे पता नहीं है, और चलो प्रॉपर वे पता भी चल जाए तो उसके बावजूद क्या होता है कि वो रिजल्ट तक चीजें नहीं पहुंच पाती है कहीं, जहाँ की उदाहरण भी हो जाते हैं। सीताराम भाई, लोग हताश हो जाते हैं। आप लोग तो चलो पीछे पड़ लिए, लेकिन लोगों को अगर टाइम पे जवाब नहीं मिल रहा या कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर लोग कहते हैं यार कोई सेंस नहीं है। वो चींटी वो चढ़ती है, बार बार लगे रहना होता है। तो जब तक परिणाम तक चीज़ें नहीं पहुंचती है तो वो एक उदाहरण सेट नहीं हो पाते, और एक बार उदाहरण सेट हो गया ना कहीं का तो और लोगों को भी हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का, और उससे एक रास्ता निकलेगा कि हमारा पैसा हमारा हिसाब और हमारा जो भी अधिकार है वो हम उसको अच्छे से वो कर पाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के सीताराम जी आप लोगों ने टाइम दिया और हम भी इसी तरह की जो मुहिम है, इसी तरह की जो आवाज़ है, इसको लगातार उठाते रहेंगे और जो जहां जितना हो सकता है उतना सहयोग पहले भी हमने आप लोगों का किया। जब आपने हमें बताया है हमने तुरंत उन खबरों को चलाया है, प्रमुखता के साथ में सवाल जवाब भी किए हैं। दूसरी बात, अब आपने जब लाइव आकर के इन सारी चीज़ों को बताया है, कहानी सिर्फ इतनी है कि मेरा उद्देश्य, वो कहते हैं ना हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सूरत बदलना हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है। इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने गांव में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ RTI लगाई, एविडेंस जुटाए और ये कहा कि साफ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मगर इन्हें ये पता नहीं था कि इनके दूध में भी जहर घोलने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे। आस्तीन में सांप बहुत रहते हैं साहब, है ना, और डर आजकल उनसे ज़्यादा लगता है। लेकिन आपकी मुहिम, आपका उद्देश्य, आपका भरोसा बना रहना चाहिए। संविधान जितना औरों को अधिकार देता है और दुनिया को देता है, उतने ही अधिकार आम आदमी को भी है। आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, सवाल तो करने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने सवाल करना बंद कर दिया। और मैं फाइनल और बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत जल्दी हम वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे सर, देखेंगे वहाँ जाकर के तथ्यों को कि कितना सच है, कितना झूठ है और क्या कुछ सच्चाई है वहाँ पर। और अगर हम हमारे अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आम जनता ही मालिक है इसमें, कोई पब्लिक सर्वेंट, सारे जो भी कर्मचारी हैं पब्लिक सर्वेंट है और आपकी सेवा के लिए उनकी कुर्सी पर बैठे हैं। हम आम जनता ही आखिर में मालिक है और आम जनता में वो ताकत है जो बड़े बड़े राज सिंहासनों को हिला देती है। तो आप लगे रहिए, साथ दीजिए, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए और संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आज की ये जो स्टोरी है ये आपको पसंद ज़रूर आई होगी और उम्मीद ये करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एविडेंस इन्होंने दिए हैं, हालांकि हमारे पास में हैं ऐसे दस्तावेज, तो और भी इस तरह का अगर कोई मामला होगा, कोई भ्रष्टाचार का मामला होगा तो उसकी पोल हम ज़रूर खोलेंगे और पूरे बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से ऐसे मुद्दों को हम ज़रूर उठाएंगे। जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा एक बात चाहता है कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं, आम आदमी का दर्द, आम आदमी की तकलीफ़ जो है वो प्रशासन तक पहुँचे। और मीडिया शब्द जो बना है वो मीडियम से बना है। हमारा काम है हम जनता के और प्रशासन के बीच में ब्रिज का काम करें, पुल का काम करें, ताकि जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में कोई दूरी ना रहे। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आज की आपको पसंद आई होगी और इसने बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी छोड़े होंगे कि क्या कुछ हमारे पर्दे के पीछे कहानी चल रही है और हम कितनी कहानियों पर ध्यान दे पाते हैं। किरदार कुछ और है, कहानी कुछ और है और धरातल पर स्टोरी कुछ और होती है। एक आइटम सॉन्ग पूरी फिल्म को हिट कर देता है, वही भ्रष्टाचार है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद और जय भारत।